नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप कि अच्छे होंगे और बारिश को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का पूरा दिन हमारा जो है बारिश में उलझा रहा। ऑफलाइन क्लासेस कुछ हुई कुछ नहीं हुई, बट अभी मैं ऑनलाइन क्लास के लिए आपका जो करंट अफेयर सीरीज चल रहा है, जिसको हमने बोला है कल से रेगुलर होगा, वह उसको रिकॉर्ड करने जब मैं आ रहा था तभी रितेश संजोग से मिलने आ गया। और रितेश का आज ही इंटरव्यू था, ऑडिटर का इंटरव्यू। ऑब्वियस ही बात, आप देखे होंगे यूट्यूब पे डाला भी हुआ भी है मॉक इंटरव्यू इनका। तो आज ही इंटरव्यू हुआ है और मैं मैंने बोला रितेश आ जाओ, कुछ अपने स्टूडेंट के साथ इंटरव्यू के एक्सपीरियंस को शेयर करूं। तो इस क्लास को जो हमारा करंट अफेयर्स है, इसी वीडियो में करंट अफेयर्स के टॉपिक भी होंगे, लेकिन 2 मिनट टाइम लूंगा मैं रितेश का, जो आज के इंटरव्यू के एक्सपीरियंस को वह शेयर करेंगे। कैसा रहा इंटरव्यू, क्या हम लोग जो मॉक इंटरव्यू कंडक्ट किए थे उससे कुछ फायदा मिला है या नहीं मिला है। तो रितेश, आपका सबसे पहले तो इस लाइव सेशन में, इस ऑनलाइन सेशन में आपका स्वागत है। और आप अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस को अपने बैचमेट से, अपने कॉलीग से और जो आपका सक्सेसर्स है, न्यू जनरेशन जो एग्जाम देने वाले हैं, उनसे थोड़ा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सबसे पहले सर, जब बीपीएससी में इंटरव्यू देने गए तो मेरा वैकल्पिक विषय इकोनॉमिक्स रहा है और मेरा ग्रेजुएशन पेपर मैथमेटिक्स रहा है। इन दोनों से सवाल पूछे गए थे, जिसका मैंने काफ़ी बेहतर ढंग से जवाब दिया था। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे जो आप मॉक में करवाए थे, वो काफ़ी रिपीट कर गए थे, 1-2 क्वेश्चन रिपीट कर गए थे, जो मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला था सर उससे। हाँ, तो इंटरव्यू का मिला जुला रहा है ना रितेश। ओके, कोई बात नहीं है, इंटरव्यू है, ऑडिटर का इंटरव्यू है ये। 69 बीपीएससी प्रीलिम्स है, कमिंग में है, तो उसको भी ध्यान देना है। और ये लोग जो है इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये लोग सारे बच्चे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने यूपीएससी पैटर्न के साथ प्रिपरेशन किया है, राइट ना। जी सर। एकदम यूपीएससी अप्रोच के साथ, बार बार मैं इसलिए डिस्कस करता हूँ, आप लोग भी यूपीएससी अप्रोच के साथ प्रिपरेशन कीजिए। और उसके बाद ही इन लोगों का रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ है। अभी ऑडिटर का इंटरव्यू दिए हैं, कल को 69 बीपीएससी जो रियल एग्जाम है उसका इंटरव्यू देंगे, कभी एसडीएम बनेंगे तो कभी डीवाईएसपी बनेंगे। तो है ही इन लोगों का टारगेट, ही है, लक्ष्य ही है, तो उसको जरूर ये लोग अचीव करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने काम भी बहुत ही अच्छे तरीके साइंटिफिक वे में किया है। और इंटरव्यू के बारे में मैं छोटा सा एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। इनका ऑप्शनल पेपर मैथ्स था, सॉरी एकेडमिक्स में मैथ्स रहा है और ऑप्शनल पेपर इकोनॉमिक्स रहा है ना? जी सर जी। जो ऑडिटर में ऑप्शनल पेपर इकोनॉमिक्स रहा। एक क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो चूंकि मैथ्स भी अप्लाइड पेपर है और इकोनॉमिक्स भी अप्लाइड पेपर है, तो मैथ्स का हमारे इकोनॉमिक्स में, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में कहां कहां एप्लीकेशन होता है, और यह क्वेश्चन एज यूजुअल इंटरव्यू बोर्ड में भी रिपीट किया है। तो मैं यह कहना चाहूंगा, जो अगर आपने चीजों को पहले से बेहतर तरीके से कर रखा है, तो ऑब्वियस ही बात है इंटरव्यू को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इंटरव्यू में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कौन कौन से होंगे, किस किस सेक्शन से होंगे, किस किस एरिया से होंगे, वह हम लोग देख सकते हैं। तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण रितेश है। जी और रितेश को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, और रितेश के लिए मैं विश कर रहा हूं जो इसका सिलेक्शन हो और अच्छे रैंक के साथ हो, और सिलेक्शन के साथ ही जैसे अभी मिलने आया सरप्राइजिंगली, और रिजल्ट के बाद ही, फाइनल सिलेक्शन के बाद भी ऐसे ही सरप्राइज आप लोगों से मैं इंटरेक्शन कराऊं, तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी, है ना रितेश। जी सर। तो बहुत टाइम नहीं लूंगा मैं रितेश का, और हम लोग जो अपना सेशन है करंट अफेयर्स का, उसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। थैंक यू रितेश। थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए, अब इस सेशन को जैसा कि अभी थोड़ा देर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा देर पहले ही जो करंट अफेयर्स के सीरीज में थोड़ा इंटरव्यू का एक तड़का लगा, ऐसे ही बीच बीच में कुछ तड़का आपको मिलता रहेगा, और इससे हो सकता, आई होप कि आप लोग के कॉन्फिडेंस बढ़े होंगे। जब रितेश इंटरव्यू दे सकता है तो आप लोग क्यों नहीं, आप लोग भी उसी के जैसे हो। और इंटरव्यू ही नहीं, जब इनका फाइनल सिलेक्शन होगा तो आपका फाइनल सिलेक्शन क्यों नहीं। ऑब्वियस ही बात है, फाइनल सिलेक्शन के बहुत क्लोज हो आप लोग, बहुत दूर नहीं हो, यह मान के चलना है। तो आइए बिना अधिक टाइम लिए हुए हम लोग आज के करंट अफेयर्स के पहले टॉपिक को देखते हैं। आज हमारा करंट अफेयर्स एमसीक्यू के सीरीज में भी और कुछ टॉपिक भी है, तो आज का पहला जो करंट अफेयर्स है हमारा, हुआ एक टॉपिक के फॉर्म में है। तो क्या है यह, बहुत इंपॉर्टेंट है, बीवीआई करंट अफेयर्स का यह सेक्शन है। यह है, कर्नाटक ने बिंदुर में देश का पहला मरीना बनाने की योजना बनाई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्नाटका प्लान्स कंट्रीज फर्स्ट मरीना एट बिंदुर। बिंदुर एक जगह है जो कर्नाटका में है, जहां फर्स्ट मरीना डेवलप होगा। भारत का पहला मरीना वहां, मरीना है क्या यह भी आपको जानना चाहिए। कर्नाटका सरकार, कर्नाटका में तटीय पर्यटन, कोस्टल जो मेराइन ये है, टूरिज्म है,
कोस्टल टूरिज्म है उसको प्रमोट करने के लिए इस मरीना का एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है। क्या है यह? उडुपी जिले के मैंदूर में देश का पहला मरीना या नौ बेसिन का निर्माण करेगा। सरकार पुरातत्व विभाग से गंगा, कदम, राष्ट्रकूट, चालुक्य और होयसल जैसे महानतम राजवंशों का इतिहास भी एकत्र करेगी और राज्य में पर्यटन के इतिहास को क्या करेगी? बढ़ावा देगी। द गवर्नमेंट ऑल्सो विल कलेक्ट द हिस्ट्री ऑफ द ग्रेटेस्ट डायनेस्टीज सच एज गंगा, कदम्बा एंड राष्ट्रकूटा, चालुक्य एंड होयसल फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंड डेवलप द हिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन द स्टेट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे एग्जाम से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गए? जो भारत का पहला मरीना, मरीना क्या है? यह कोस्टल टूरिज्म, जहां पे बहुत सारे नाव होंगे और तटीय क्षेत्र में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए सारी चीजें होंगी। तो कहां हो रहा है? यह कर्नाटका में हो रहा है। यह आपको ध्यान रखना है, बीपीएससी के लिए इतना ही काफी है। और यह डिटेल इंफॉर्मेशन इसलिए जरूर दे दिया है, जो इसको पढ़ेंगे तो चीजें आपको कनेक्ट रहेगा और याद रहेंगी। आइए देखते हैं दूसरा न्यूज क्या है हमारा, करंट अफेयर्स से रिलेटेड दूसरा न्यूज, सॉरी इसके बारे में और थोड़ा इंफॉर्मेशन है। इसमें देखेंगे क्या है, सरकार बैनकाल क्षेत्र का विकास करेगी, जबकि अजनाद्री हिल के पास विकास चल रहा है। मान्यता प्राप्त पर्यटक गाइडों को 5,000 रुपये मासिक मानदेय मींस जो स्टाइपेंड होगा 5,000 दिया जाएगा। किसके द्वारा? कर्नाटका सरकार के द्वारा। इसको याद रखेंगे तो भी अच्छा है, नहीं रखेंगे तो भी अच्छा है। बट मरीना पहला स्टेब्लिश कहां हो रहा है? कर्नाटका में हो रहा है। दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर योर बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है? किस राज्य सरकार ने राज्य के पर्यटन क्षेत्र में महिला अनुकूल गतिविधि मींस वुमेन, जो महिलाओं के लिए अनुकूल व्यवस्था हो, महिला अनुकूल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? Which state government has signed a MOU with the United Nations women to boost women friendly activities in the state's tourism sector? तो राइट आंसर इज केरला। किसने किया है? केरला ने किया है। अब इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? जो महिलाओं के अनुकूल व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किसके साथ समझौता है? या यूनाइटेड नेशन के साथ समझौता, अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा समझौता के साथ एग्रीमेंट किया गया है। इसलिए यह हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर क्या है? केरला है। चलिए आइए देखते हैं इसमें और क्या इनबिल्ट इंफॉर्मेशन है और इसमें किस तरह के इंफॉर्मेशन चीजों को आप देखेंगे ताकि यह फैक्ट आपको याद रहे। केरल सरकार ने पर्यटन में महिला अनुकूल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। केरल गवर्नमेंट साइंड ए MOU विथ UN वुमेन टू बूस्ट वुमेन फ्रेंडली एक्टिविटीज इन टूरिज्म। ठीक है, केरल सरकार ने राज्य के पर्यटन क्षेत्र में महिला अनुकूल गतिविधि बढ़ावा देने संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ साथ एक, यही रिपीट है केरल, सॉरी सारा रिपीट है, लेकिन यहां पे क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एग्रीमेंट बिटवीन केरल गवर्नमेंट एंड यूनाइटेड नेशन फॉर बेटर इन्वायरमेंट, फॉर फॉर्म द बेटर इन्वायरमेंट ऑफ वुमेन्स। ठीक है, महिलाओं के अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के साथ केरला ने क्या किया है? समझौता किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसी में यही इंफॉर्मेशन है। समझौता ज्ञापन केरल पर्यटन निदेशक पीवी नूह और संयुक्त राष्ट्र महिला भारत की प्रतिनिधि सुसन फॉग्यूसन ने हस्ताक्षर किया। इसको जानने की जरूरत नहीं है, यह इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन किस राज्य ने किया है वह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर सेम टाइम आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो फिर यह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन पे भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड as the new secretary general of the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industries? फिक्की के नए चेयरमैन के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? राइट आंसर इज शैलेश पाठक। इसका सही उत्तर क्या है? शैलेश पाठक को फिक्की का नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। चलिए क्या है इसमें और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन है। शैलेश पाठक को फिक्की का महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। पूर्व नौकरशाह शैलेश पाठक को फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज का नया महासचिव नियुक्त। 37 साल के कैरियर में पाठक ने एक IAS अधिकारी के रूप में सरकार में समय बिताया और साथ ही निजी क्षेत्र में बड़ी कंपनियों का नेतृत्व भी किया है। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि जानने के लिए, आपको याद रखने के लिए, शैलेश पाठक नाम का कोई व्यक्ति है जो फिक्की के नए चेयरमैन बने हैं, वह नाम मिस ना हो, इसलिए ऐसे इंफॉर्मेशन को जो पहले IAS थे उन्होंने ये किया है, तो क्या होता है वह याद रहता है, माइंड में वहां पे स्ट्राइक करता है, एग्जाम में आप गलत नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, न्यूज के फॉर्म में है। केरल मेनहोल को साफ करने के लिए रोबोटिक सफाई कर्मी का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया। दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो केरल का मेनहोल होता है, जैसे मेनहोल अभी भी हमारे यहाँ भी मेनहोल की सफाई होती है, जो मेनहोल की सफाई में आप देखेंगे जो इंसान के द्वारा होता है, मानव के द्वारा होता है, और जिसमें बहुत सारी समस्याएं होती है, बहुत सारे, कभी कभी देखेंगे मेनहोल में गैस होते हैं और उस गैस के लीकेज के कारण डेथ भी हो जाती है। इसलिए केरला ने क्या किया है, इसके लिए रोबोट को डेवलप किया है। तो अब केरला में
किसके द्वारा ये सफाई होगी? रोबोटिक सफाई कर्मियों का उपयोग किया जाएगा। यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला राज्य कौन है? वह केरला है। तो इसको ध्यान, केरला सरकार ने इस मंदिर शहर में सीवेज साफ करने के लिए रोबोटिक सफाई कर्मी बैंडिकूट लॉन्च किया, जो अपने सभी कमीशन किए गए मेन होलों को साफ करने के लिए रोबोटिक तकनीकी का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। बस इतना याद रखिएगा, केरला देश का पहला स्टेट है जिसने रोबोटिक जो ड्रेनेज सिस्टम के सफाई के लिए रोबोटिक सिस्टम को डेवलप किया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या कहता है? हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व एनजीओ दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड एनजीओ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन व्हिच डेज? किस दिन को मनाया जाता है? राइट आंसर इज 27 ऑफ फरवरी। मैंने पहले ही बोला है, ये जो हमारा सीरीज चल रहा है फरवरी 2023 के करंट अफेयर्स चल रहे हैं, और 1 से 2 क्लासेस और इस पे होंगी, क्योंकि फरवरी में इकोनॉमिक सर्वे और बजट होगा, तो उसका अलग से सेशन होगा, हम लोग उसको अलग से कवर अप करेंगे। तो 27 फरवरी 2023 को जो है, 27 फरवरी हर एक साल के 27 फरवरी को हम लोग क्या करते हैं? विश्व एनजीओ दिवस को मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। हर साल 27 फरवरी को मनाया था। इसका उद्देश्य है लोगों को गैर सरकारी संगठन में अधिक से अधिक सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए प्रेरित करना और एनजीओ के बीच अधिक सहजीवनी प्रोत्साहन करना। यह याद रखिएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्या हमारे लिए? डेट, कभी कभी ऐसे डेट एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर्स के इसको न्यूज की ओर। अंतरराष्ट्रीय आईपी सूचकांक 55 देशों में भारत 42वें स्थान। लगता है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, प्रीवियस वीडियो में भी है ये। 55 देशों में भारत 42 पोजीशन पे है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नवीनतम अंतरराष्ट्रीय आईपी इंडेक्स रिपोर्ट में भारत को 55 देशों में 42वां स्थान दिया गया। 2023 सूचकांक में यूएस पहले स्थान पर है, उसके बाद यूके और फ्रांस है। रिपोर्ट के मुताबिक विश्व मंच पर भारत का आकार और आर्थिक प्रभाव बढ़ रहा है। मींस भारत का जो इकोनॉमिकल साइज है और उसका जो इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस है, दोनों ही बढ़ रहा है। तो आईपी इंडेक्स का संबंध किससे है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से है। ऑब्वियस सी बात है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में बहुत सारे राइट्स आते हैं, जिसमें कॉपीराइट उल्लंघन के खिलाफ प्रवर्तन में सुधार के लिए कदम उठाए। भारत ने बहुत सारे इसके लिए स्टेप्स लिए हैं। आईपी संपत्तियों को बेहतर समझ और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक सर्वोत्तम श्रेणी के रूप में रूपरेखा प्रदान। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा संकलित और उसको रिलीज किया जाता है, जिसमें दुनिया के 55 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को क्या कहता है? शामिल किया था। तो इसमें इंपॉर्टेंट है, इस सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, फर्स्ट पोजीशन किसका है, और किस संस्था के द्वारा यह जारी किया था। यह तीनों फैक्ट्स आप देखेंगे, यह तीनों फैक्ट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर हम लोग बढ़े। पूर्वोत्तर भारत की पहली पिंडित बायोगैस संयंत्र परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? नॉर्थ ईस्ट इंडियाज फर्स्ट कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट प्रोजेक्ट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन व्हिच स्टेट? यह हमारा सही आंसर है असम। कहां किया गया है? असम में किया गया है। चलिए इसमें और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन है, तो उसको भी देखते हैं। असम के मुख्यमंत्री के द्वारा उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट का पहला कॉम्प्रेस्ड बायोगैस संयंत्र को का इनॉग्रेशन हुआ है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने असम के कामरूप जिला में सोनापुर के उत्तर पूर्व भारत के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र परियोजना का उद्घाटन किया है। संयंत्र की प्रतिदिन 5 टन संपीड़ित गैस, जो कॉम्प्रेस्ड गैस है, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी, उत्पादन क्षमता होगी। जो मवेशियों के गोबर इंपॉर्टेंट है, जो मवेशियों के गोबर होंगे, नगर पालिका के ठोस अवशिष्ट जो वेस्टेज होंगे, म्यूनिसिपल वेस्टेज होंगे, उसका इसमें यूज होगा। इसके मल्टी डायमेंशनल इंपैक्ट होंगे, जो हमारे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होगा। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नॉर्थ ईस्ट का पहला स्टेट कौन सा है? असम है, जिसने कॉम्प्रेस्ड गैस प्रोडक्शन प्लांट को क्या किया है? इनॉग्रेट किया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या कहता है? इसी नेक्स्ट न्यूज हमारा है, अगर देखेंगे तो 8वें भारत G20 की अध्यक्षता के तहत वर्ल्ड 20 महिलाओं की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? वुमेन 20 अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी वाज हेल्ड इन व्हिच सिटीज? तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर है डी, संभाजी नगर। गुजरात के ही सारे सिटीज है, और यह कहां किया गया है? सॉरी, गुजरात बोल रहे हैं, सॉरी, राजस्थान में संभाजी नगर में कहा किया गया है। कहां किया गया है? संभाजी नगर। छत्रपति संभाजी नगर का वुमेन 20 इंस्पेक्शन मीटिंग की मेजबानी की गई है। सॉरी, महाराष्ट्र का है। संभाजी नगर कहां का है? महाराष्ट्र का है जी। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत महिला 20 की पहली बैठक 27 से 28 फरवरी 2023 को महाराष्ट्र के संभाजी नगर में हो रही है। कहां हुई है? महाराष्ट्र के संभाजी नगर में हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। सॉरी, इसमें थोड़ा और इंफॉर्मेशन है, इसको भी देख लेते हैं। बैठक का विशेष सब्जेक्ट क्या था? लैंगिक समानता का उद्देश्य महिला नेतृत्व वाले विकास के लिए समानता और सम्मान। इंपॉर्टेंट है, इसका जो है पर्पस क्या था? जेंडर इक्वलिटी को एस्टेब्लिश करना और वुमेन लीडरशिप को क्या करना? प्रमोट करना। बैठक में G20 देश से 150 से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री
के द्वारा बैठक का उद्घाटन स्मृति ईरानी के द्वारा होगा। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? स्मृति ईरानी के द्वारा किया गया। हिंदी में यह स्पेलिंग मिस्टेक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है इसका न्यूज। अगला, उस्मान ख्वाजा ने सेन वार्न मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार को जीता है। ऑस्ट्रेलिया का सलामी बल्लेबाज, ध्यान रखिएगा, सेन वार्न मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? उस्मान ख्वाजा को मिला है। ऑस्ट्रेलिया का सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा, कहां का है यह? आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, या पाकिस्तान का है या फिर किसी अफ्रीकन कंट्रीज का है, या कहां का है? ऑस्ट्रेलिया का है। पुरुष टेस्ट खिलाड़ी के रूप में पहला सेनवार्न पुरस्कार मिला है। इसका नाम महान लेग स्पिनर सेनवार्न के सम्मान में रखा गया, जिनका मार्च 2022 में क्या हो गया था? डेथ हो गया था। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या कहता है? आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर के लिए चुना गया। हाल का पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकन पाने वाली पहली एशियाई मिशेल यस, फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, फर्स्ट एशियन टू बैग ऑस्कर नॉमिनेशन फॉर बेस्ट एक्ट्रेस। क्या है? मिशेल यस है, फिल्म का नाम है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। इसको यह अवार्ड मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है यह, रिसेंट अवार्ड्स में इसको देख लीजिएगा जरूर, यह वीवीआई क्वेश्चन के फॉर्म में होगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई जो है वह मिशेल यस है। फिल्म का नाम क्या है? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर हम लोग मूव करते हैं। किसने अपने अमेरिकी समकक्ष जेके सुल्विन के साथ क्रिटिकल एंड इमर्जिंग यूएस इंडिया पहल शुरू की है? हु अलोंग विथ हिज यूएस काउंटरपार्ट जैक सुल्विन लॉन्च द यूएस इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग। किसने शुरू किया है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है डी, अजीत डोवल ने। किसने किया है? अजीत डोवल ने किया है। तो यह ध्यान रखिएगा, डोंट बी कंफ्यूज, आपको मन में आएगा नरेंद्र मोदी, नहीं, अजीत डोवल ने किया है। क्रिटिकल और उभरती प्रौद्योगिकी के यूएस इंडिया पहल की शुरुआत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल और उनके अमेरिकी समकक्ष जेके सुल्विन ने क्रिटिकल और उभरती प्रौद्योगिकियों पर यूएस और भारत की पहल की शुरुआत की है। यूएस इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लॉन्च नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल एंड हिज काउंटरपार्ट जैक सुल्विन लॉन्च द यूएस इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या कहता है? 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे, हर साल कब मनाया था? 2 फरवरी को मनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेटलैंड एरिया को हमें हमारे इकोसिस्टम का किडनी भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, वेटलैंड को एक स्टैटिकल कॉन्सेप्ट है, वेटलैंड एरिया को हमारे इकोसिस्टम का, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का किडनी के नाम से भी जाना जाता है। फिर देखिए, विश्व आर्द्रभूमि दिवस की स्थापना 1971 में रामसर कन्वेंशन के तौर पर आर्द्रभूमि कन्वेंशन द्वारा आर्द्रभूमि के महत्व और उनके संरक्षण को रेखांकित करने के लिए की गई है। यह डे जो सेलिब्रेट होता है उसके पीछे रीजन है जो वेटलैंड एरिया को कितना अधिक से अधिक प्रोटेक्ट किया जाए और उसका इंपॉर्टेंस हमारे इकोसिस्टम में क्या है उसको समझाया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट न्यूज की ओर देखते हैं क्या है। सॉरी, इसमें 1-2 इंफॉर्मेशन आपके लिए, डिटेल बहुत सारे हैं, लेकिन इस बार इसमें एक और इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो 2023 का थीम है, वेटलैंड डे का थीम है, यह आर्द्रभूमि बहाली का समय है। मींस 2023 का थीम है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। यह याद रखिएगा, वीवीआई पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट होता है? वेटलैंड के संरक्षण के लिए कौन सा कन्वेंशन हुआ है? रामसर कन्वेंशन है। वेटलैंड का हमारे पारिस्थितिकी में बहुत सारे इंपॉर्टेंस है। और फिर 2023 का थीम क्या है? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। इसका थीम है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। थीम है 2023 या आर्द्रभूमि बहाली का समय है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर हम लोग मूव करते हैं। कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम सदस्य देश बना है? बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बिकम द लेटेस्ट मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर इज अफ्रीकन कंट्री है, वह है कांगो। कौन बना है? कांगो सोलर अलायंस का लेटेस्ट मेंबर बना है। भारत ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में कांगो का भारत ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, कांगो विदेश मंत्रालय के अनुसार अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। किसके द्वारा? कांगो के द्वारा। चलिए, रेमंड सर्जवेले कांगो गणराज्य के राजदूत। अब ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसके बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन, ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्फॉर्मेशन है जो कि समझने के लिए बेसिकली डाला है, जो हमारे मैगजीन वगैरह में पब्लिश होगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लेटेस्ट बना हुआ कौन है? वह कांगो है। चलिए नेक्स्ट न्यूज। केरला ने पहली राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 जीती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। केरला ने फर्स्ट नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप
केरला वॉन फर्स्ट नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 23। किसने जीता है? केरला जीता है। केरला ने डुमास बीच सूरत में आयोजित उद्घाटन राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप जीती है। केरल के गोलकीपर संतोष काश्मीर को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या? किसने जीता है? केरला ने जीता है। यह हमें ध्यान रखना है, यही हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा? इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा है राजस्थान के अमित गोदारा 27 गोल के साथ सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं। टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार केरल के सीजू एस को दिया गया है। किसने जीता है? केरला ने जीता है। सर्वश्रेष्ठ प्लेयर कौन सा है? सीजू एस है। और सबसे अधिक गोल करने वाला प्लेयर कौन है? अमित गोदारा, जो कि राजस्थान का है। ठीक है, चलिए 14 नंबर हमारा क्वेश्चन न्यूज के फॉर्म में 4 फरवरी 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। डे से हमारे क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसमें देखेंगे बहुत सारे डेज को मैंने इंपॉर्टेंट डेज 2 फरवरी क्यों इंपॉर्टेंट है, 4 फरवरी क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। यह दिन जागरूकता बढ़ाने, शिक्षा प्रदान करने और एक ऐसी दुनिया की दिशा में कार्रवाई करने के लिए बनाया जाता है जहां सभी के लिए जीवन रक्षक कैंसर उपचार प्रदान करके लाखों लोगों की जान बचाई जा सके। यह दिन पहली बार वर्ष 2000 में पेरिस के कैंसर के खिलाफ पहले विश्व शिखर सम्मेलन में मनाया गया था। फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट हुआ था? यह पेरिस में हुआ था। और कब हुआ था? 2000 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट न्यूज के लिए मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर न्यूज नंबर 15। विश्व यूनानी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड यूनानी डेज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन ऑन व्हिच डेज? तो इसका हमारा आंसर है 11 फरवरी 11th ऑफ फेब। कब मनाया जाता है? यह 11 फरवरी को मनाया जाता है। आप इसमें देखेंगे चीजें और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। विश्व यूनानी दिवस हर साल 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है, पर्पस क्या है? यूनानी दवाओं के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल के बारे में जन जागरूकता, जो पीपल अवेयरनेस है, उसको क्या करना? फैलाना। यह दिन समाज सुधारक और महान भारतीय यूनानी चिकित्सक हकीम अजमल खान की जयंती पर मनाया जाता है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट है। यह यूनानी दिवस किसके बर्थडे पर मनाया जाता है? तो हकीम अजमल खान, यह ध्यान रखिएगा। भारतीय यूनानी चिकित्सक, इंडियन यूनानी मेडिसिन, ये थे डॉक्टर थे, ये उनका नाम था हकीम अजमल खान। उनकी जयंती पर यह यूनानी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 फरवरी। चारों पांचों फैक्ट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे फरवरी के। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर हम लोग मूव करते हैं। इसका थीम क्या है? सॉरी, एक इसमें छूट रहा है, मिसिंग है, इसको भी, यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। थीम 2023 का क्या है? यूनानी मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ। द फर्स्ट वर्ल्ड यूनानी डेज वाज सेलिब्रेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए यूनानी चिकित्सा पहल, विश्व यूनानी दिवस का क्या है? यह थीम है। 2017 में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में मनाया गया था। केंद्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान कहाँ है? यह हैदराबाद में है। और इस वर्ष का थीम है यूनानी मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ। यूनानी मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ, सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए यूनानी चिकित्सा, इस वर्ष का थीम है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर हम लोग बढ़ते हैं। न्यूज नंबर 16। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज ऑर्गेनाइज्ड द फर्स्ट नेशनल लोक अदालत ऑफ 23? निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश ने 2023 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया है? ऑप्शन है दिल्ली है, चंडीगढ़ है, जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है। तो इसका सही आंसर आता है जम्मू कश्मीर। किसने किया है? जम्मू और कश्मीर ने किया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर हम लोग मूव कर। 2023 में पहली राष्ट्रीय लोक अदालत कहां आयोजित हुई है? जम्मू कश्मीर में आयोजित हुई। बस इतना ही ध्यान रखना है, उसमें बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर हम लोग मूव करते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा न्यूज 17 कहता है क्या? विश्व रेडियो दिवस हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस 2013। तो इसका थीम क्या है? वर्ल्ड रेडियो इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 13th ऑफ फरवरी। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड रेडियो डे 23? इसका सही आंसर है रेडियो और शांति, रेडियो एंड पीस। इसका सही उत्तर क्या है? रेडियो एंड पीस। वर्ल्ड रेडियो डे 23 का जो थीम है, इसको याद रखिएगा, रेडियो एंड पीस। तो इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन जो याद रखने के लिए है। जनरली हमें इन सब चीजों से क्या होता है, वह जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होते हैं वह याद रहते हैं। विश्व रेडियो दिवस हर साल 13 फरवरी को आता है। उद्देश्य रेडियो का महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। यह दिन संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा 3 नवंबर 2011 को अपने 36वें सम्मेलन के दौरान तय किया गया था। और इसका थीम है रेडियो और शांति। यही मैंने बोला, जो इस बार का 2023 का थीम है रेडियो और शांति, इसको ध्यान रखिएगा सब लोग। फिर 18, कर्नाटक के 4 तीर्थ केंद्रों को प्रसाद योजना के तहत चुना गया। ऑब्वियस सी बात है, प्रसाद योजना का फुल फॉर्म क्या है? पिलग्रिमेज रिजुनेशन स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। यह प्रसाद का फुल फॉर्म है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। केंद्र सरकार ने इस विकास के लिए 4 तीर्थ केंद्रों को की पहचान की है और इसको जो है कायाकल्प आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान मैसूर में, चामुंडेश्वरी मंदिर उडुपी जिला में श्री माधववाना और बेलगावी जिले के
सौदंती में श्री रेणुका यल्लम मंदिर और हम्पी आरके विरासत स्थल शामिल है। मैसूर को पहले ही स्वदेश दर्शन योजना के तहत चुना जा चुका था। तो इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंफॉर्मेशन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्रसाद योजना क्या है और प्रसाद योजना के तहत कर्नाटका के कौन कौन से क्षेत्र को शामिल किया गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। भारत का पहला अवशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र पुणे में स्थापित किया गया है। भारत का पहला अवशिष्ट मींस क्या, जो वेस्टेज होते हैं, इंडिया फर्स्ट वेस्टेज हाइड्रोजन प्लांट टू बी सेटअप इन पुणे। कहां है? पुणे में स्थापित किया जाएगा। भारत सरकार पुणे में 430 करोड़ रुपए के लागत से पहला अवशिष्ट हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगी। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वेस्टेज बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट होगा वह पहला कहां एस्टेब्लिश होगा? पुणे में होगा। कौन कर रहा है? यह भारत सरकार कर रही है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्लांट का निर्माण निजी कंपनी ग्रीन बिलियन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। कौन कर रहा है? ग्रीन बिलियन लिमिटेड कंपनी ने पुणे में नगर निगम के साथ 30 साल के लिए एक एग्रीमेंट किया है। प्लांट का उद्देश्य प्रतिदिन 350 टन ठोस कचरे का उपचार करना, मींस जो ठोस वेस्टेज है 350 टन वेस्टेज को क्या करना? रिसाइकल करना और इससे हर दिन 10 टन हाइड्रोजन का उत्पादन करना। यह प्लांट पुणे के हर्ट्सपर इंडस्ट्रियल एस्टेट में बनाया जाना है। यह संयंत्र देश में अपनी तरह का पहला संयंत्र है। प्लांट पुणे में कहां बनाया जा रहा है यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट, लेकिन पुणे में बनाया जा रहा है, किस कंपनी के साथ एग्रीमेंट से बनाया जा रहा है और कितना प्रोडक्शन होगा, और चूंकि भारत का पहला है इसलिए हमारे एग्जाम के लिए क्या है यह इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर हम लोग मूव करते हैं। न्यूज नंबर 21। यूरोपीय संघ ने औपचारिक रूप से 2035 से गैस डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। यूरोपीय संघ ने हाल ही में गैस और डीजल के कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है और प्रतिबंध 2035 में लागू होगा। कब से लागू हो रहा है? 2035 से लागू होगा। यह फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। गैस डीजल और कारों के सेलिंग पर यूरोपीय यूनियन ने क्या किया है? बैन लगाया है। किसके लिए? यह इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए यूरोपीय यूनियन का लिया गया एक इंपॉर्टेंट स्टेप है और यह ईयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। कब से? 2035 से यह सेल नहीं होगा। यह फैसला इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल बढ़ाने के लिए किया गया है। मुख्य उद्देश्य शून्य उत्सर्जन, कार्बन का जो उत्सर्जन है उसको जीरो कार्बन इमिशन को सिक्योर करने के लिए किया गया है। यूरोपीय आयोग 2025 से शुरू होकर हर 2 साल में प्रगति पर एक रिपोर्ट तैयार करेगा। 2025 के बाद हर एक साल इसको लेकर के एक रिपोर्ट तैयार होगा और उसके बाद चीजें किस तरह से आगे बढ़ रही है उसको देखा जाएगा। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इस न्यूज का? किसने कंट्रोल किया है? यूरोपियन यूनियन ने। कौन सा? गैस डीजल और पेट्रोल के कारों के सेलिंग को बैन करेगा। कब तक? 2035 से। ठीक है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर हम लोग बढ़ते हैं। न्यूज नंबर 22 कहता है क्या? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के स्थापना दिवस। उत्तरी राज्यों में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ने 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस बनाया है। अरुणाचल भारत का 24वां राज्य है बनाया गया और इसे उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है। और मिजोरम को 1972 में एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था और पुनर्गठन क्षेत्र अधिनियम 1971 के तहत 1986 में भारतीय संविधान में 53वें संशोधन के बाद यह भारत का 23वां राज्य बना। यह स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली कंटेंट है, यह याद रखिएगा, बट ऐसा यह बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन यहां से आ भी सकते हैं और नहीं भी, तो इसको बस एक बार पढ़ लेना है क्योंकि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है कब कौन सा राज्य रीऑर्गेनाइज हुआ है, वहां पे आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश को उगते हुए सूरज का राज्य कहा जाता है, यह फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? क्योंकि वह न्यूज में रहा है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर के चाइना भी क्लेम करते रहता है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर न्यूज नंबर 23। यूएई और भारत ने बिजनेस काउंसिल का यूएई चैप्टर लॉन्च किया। संयुक्त अरब अमीरात और भारत ने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए अपने संयुक्त मिशन के समर्थन करने के लिए यूएई इंडिया बिजनेस काउंसिल यूएई चैप्टर लॉन्च किया है। महामहिम डॉक्टर थानी बिन अहमद और अल जायद संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री स्टेट फॉर फॉरेन ट्रेड ने यूएई इंडिया बिजनेस लॉन्च किया। इंपॉर्टेंट है, यूएई और भारत ने बिजनेस काउंसिल के यूएई चैप्टर लॉन्च किया। किसने किया? यूएई और भारत ने। बस इतना ध्यान रखिएगा, इससे काम चल जाएगा आपका। यह भी इंपॉर्टेंट है, न्यूज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर हम लोग बढ़ते हैं। न्यूज नंबर 24। विदेश मंत्रालय ने पुलिस सत्यापन में तेजी लाने के लिए एम पासपोर्ट पुलिस ऐप लॉन्च किया है। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट जारी करने के लिए पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एम पासपोर्ट ऐप लॉन्च किया है। MEA लॉन्च एम पासपोर्ट पुलिस ऐप टू एक्सपेडिटेड पुलिस वेरिफिकेशन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो इंपॉर्टेंट है, किसने यह लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने किया है, यह जरूर ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट न्यूज जो हमारा है वह क्वेश्चन के फॉर्म में है, वह क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। पश्चिमी और मध्य क्षेत्र के लिए पहली पीएम गति शक्ति क्षेत्रीय कार्यशाला किस राज्य में आयोजित की गई है? द फर्स्ट पीएम गति शक्ति रीजनल वर्कशॉप फॉर द वेस्टर्न एंड सेंट्रल जोन वाज हेल्ड इन व्हिच स्टेट? तो इसका सही आंसर है गोवा। कहां किया गया है?
गोवा किया गया है। तो 25 क्वेश्चन का यह सीरीज इंपॉर्टेंट है। आज सीरीज क्वेश्चन के साथ साथ हमारे पास न्यूज के फॉर्म में कंटेंट अधिक थे, लेकिन कल के वीडियो में हमारे क्वेश्चंस अधिक होंगे, क्वेश्चन के फॉर्म में करंट अफेयर्स होगा। और आई होप कि आज का यह कॉम्बो हमारा जो क्लास है वह आपको कुछ हेल्प है, आपके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल होगा हुआ। जिसमें फर्स्ट सेशन हमने इंटरव्यू का जो एक अप्रोच होता है उस पर थोड़ा डिस्कस किया, लाइव डिस्कशन है, क्योंकि आज इंटरव्यू दिया है बच्चा और संयोग था आज कोइंसिडेंस से आज मिलने आया और मैंने तुरंत उसको लाइव आप लोगों के साथ शेयर करवाया। और दूसरा जो करंट अफेयर्स का यह कंटेंट है यह आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। तो अगर आपको यह चीज़ें अच्छी लगी हो और करंट अफेयर्स और इंटरव्यू का यह सेशन हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। कल फिर मिलते हैं हम लोग सेम टाइम।